नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज आपको पता लगेगा कि हमारी जो आगामी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह वो पढ़ना क्यों आवश्यक है। कल ही मैंने ये बात रखी थी आपके सामने किस प्रकार से मुजफ्फरनगर नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए इमराना ने तकरीबन 200 बम्स का ऑर्डर दिया था जो टाइम बम थे। और इनके बाद में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई है वो ये बनाई है कि महिला इमराना जो थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी 2013 के दंगों के बाद से, और इस कारण से उसने ये बम बनवाए थे। हमने इस किताब में ये बात बहुत स्पष्टतया लिखी है किस प्रकार से पूरी की पूरी वामपंथी मीडिया एक इस्लामिक आतंकवादी को एक अच्छा पिता, हेडमास्टर का बेटा, बढ़िया डांसर, गिटार बजाने वाला या सिंगर या फिर अच्छा टिकटॉकिया बता करके उसकी जो पूरी की पूरी आतंकवादी वाली छवि है उसको धोने का काम करती है। और किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवादी इन पूरे वामपंथी मीडिया गिरोहों का लाभ उठाते हैं। यही नहीं, ये जिहादन इमराना 50 बम ऑलरेडी बनवा चुकी थी जिसमें से काफ़ी ये विस्फोट कर चुकी थी। कल हमने आपको बताया था कि 50 लाख रुपए का तो केवल प्लॉट लेने जा रही थी ताकि वहां पर ये अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री लगा सके। ये जो वामपंथी मीडिया होता है आपको लगता है कि ये हमारे पक्ष की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ये केवल और केवल इनको बचाने का कार्य करते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने सैकड़ों उदाहरण दे करके पूरे वामपंथी मीडिया का खुलासा ही कर दिया। एक चैप्टर में तो बताया और समझाया है कि इन चक्रव्यूहों से कैसे बचें। और अभी प्री बुकिंग चल रही है, पूरे 200 रुपए की छूट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपको ये जानकर के अत्यंत हर्ष भी होगा कि अब्दुल मलिक जिसने कि हल्द्वानी के अंदर आगजनी करवाई थी वो ना केवल गिरफ्तार हुआ, उसके परिवार की धरपकड़ हुई, बल्कि उसके घर के खिड़की दरवाजे सब उखाड़ लिए गए हैं। उसकी कुर्की का कार्य चल रहा है। अर्थात उत्तराखंड से आए हुए योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश में अपनी बुलडोजर वाली छवि के चलते यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर सकते हैं तो वहां उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में यह कार्य क्यों नहीं कर सकते। हालांकि यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी देवभूमि जिसमें कि मलेच्छ नहीं हुआ करते थे, परंतु अगर पूर्व की सरकारें ध्यान दे लेती तो। हमें तो पता है, हमारा तो बॉर्डर लगा हुआ है बिल्कुल उत्तराखंड के साथ में। हमें पता है कि यहां से कितने लोगों ने वहां पर माइग्रेट किया और वहां पर जाकर के जमीनों पर कब्जा किया है। अभी एक और भी खबर जिसको सुनने के बाद में आपको और संतुष्टि मिल सकती है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे जिनके मकान जो थे वो बुलडोजर लगा करके पूरे तहस नहस और तोड़ करके बर्बाद किए जा चुके हैं। अगली जो हमारी एक निवेदन कहो, प्रार्थना कहो सरकार से वो ये है कि इन सबको चिन्हित करके इनके गांव में डिपोर्ट किया जाए, अन्यथा इनके लिए डिटेंशन कैंप्स बना करके वही इनको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जो उइगरों को चाइना में मिल रहा है। इसी हल्द्वानी से एक चौंकाने वाली खबर भी है। भीमट आर्मी को तो आप जानते ही होंगे। ये जो भीमट आर्मी है इसके नीले दुपट्टे वाले जो कुछ लोग हैं वो हल्द्वानी पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के ऊपर से सारे आरोप और केस वापस नहीं लिए गए तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन कर देंगे। दोस्तों, ये बात पता होनी चाहिए आपको कि हल्द्वानी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मारा गया है, पीटा गया है या जिनके खिलाफ हिंसा की गई है, वो मैक्सिमम दलित हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जिन महिलाओं के खिलाफ वहाँ यौनाचार कर रहा है शाहजहां, वो भी महिलाएं दलित हैं, SC और ST समुदाय से आती हैं। भीमट आर्मी वहां पर जाकर के शाहजहां के खिलाफ धरना प्रदर्शन की धमकी नहीं देता है, बल्कि वो यहां उत्तराखंड में मुसलमानों के ऊपर से FIR हटाने की धमकी दे रहा है। अब आप ऐसे में समझ जाइए कि भीमट आर्मी किसके लिए काम कर रही है। ये भीम आर्मी आपको लगता होगा, मेरे को तो भीमट आर्मी ही लगता है। अब मैंने बंगाल की बात करी है तो वहां पर भी देखिए किस प्रकार से TMC की नेत्री कह रही है कि किसी एक के साथ भी रेप का वीडियो है तो बताओ। अर्थात इस लड़की को यह लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ रेप करेगा, जबरदस्ती करेगा, तो वहां पर वो कहेगी कि प्लीज भैया 2 मिनट दीजिए, ट्राइपॉड पर मैं एक बार कैमरा लगा लूं, फिर आपको जो दुराचार करना है कर लेना ताकि मैं इसका वीडियो शूट कर लूं। भाई ऐसा होता है क्या? कहीं आपने देखा है क्या?
कोई लड़की अपने रेप का वीडियो कैसे शूट कर सकती है? वो भी वो लड़कियां हैं जिनके खुद की घर और परिवार की जो माली हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनके पास में ज़मीनें भी थी तो मुसलमानों ने उसके ऊपर भी अंगूठे लगवा लिए। उनकी हालात ख़राब है और आप उसके ऊपर न्याय दिलाने की बजाय उनका मजाक बना रही हैं। ये है वामपंथी लोगों का वो तंत्र जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ है। ज्योति बसु हुआ करते थे, वामपंथी हुआ करते थे, उनका जो कैडर था शिफ्ट होकर के ममता के नीचे आ गया है। बाकी कुछ बदलाव वहाँ के लोगों में, वहाँ की जहनियत में नहीं हुआ है। और यही चीज़ हमने ढाई मोर्चे में भी लिखी है कि किस प्रकार से एक समुदाय जिसके पास में नए युवाओं के कैडर की भरमार थी और दूसरी तरफ एक ऐसा मोर्चा जिसके पास में बची थी कुछ जंग लगी हुई तोपें, इन्होंने उस नए कैडर के बारूद को जंग लगी तोपों में भरा और हिंदुओं के ऊपर छोड़ा और हिंदू स्वयं जो शतुरमुर्ग की तरह नीचे धरती में मुंह धसा करके खड़ा हुआ था उसको तहस नहस कर दिया। और आज का जो भारत हम देख रहे हैं सामने से हो सकता है आपको बड़ा सुंदर लगे, यहाँ पर बहुत अच्छे हाईवे, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन अंदर खाने में जो घुन लगा हुआ है उसको देखने और दिखाने का प्रयास आज तक किसी ने भी नहीं किया। जो ये पुस्तक करती है, जो बताती है कि आप किन मोर्चों पर पूरी तरीके से विफल हुए बैठे हैं और कहां आपकी नींव, आपकी गोभी खोदी जा रही है। यही नहीं, न्यूज लॉन्ड्री जैसे वामपंथी पत्तलकार तो हल्द्वानी में हुई घटना को भी ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने मुसलमानों को परेशान किया इसलिए उन्होंने इसके एवज में हमला कर दिया। ठीक वैसी ही घटना जैसी कि इमराना के प्रति संवेदना जताता हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया दिखता है। ये तो ठीक उसी प्रकार की घटना हुई जिस प्रकार से संजू फिल्म में संजय दत्त का रोल निभाते हुए रणबीर कपूर कहता है कि मैंने अपने घर में बंदूक AK-47 इसलिए रखी थी क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, लोग मुझे मुसलमानी का बेटा कहा करते थे। जबकि असल बात यह थी कि संजय दत्त खुद कहा करता था कि मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उससे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि मैं एक मुसलमानी का बेटा हूं। AK-47 उसने किसी खौफ या डर की वजह से नहीं, उसके पिता खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनके पास में काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी, वो खूब पैसे वाले लोग थे, उनके लिए AK-47 रखना कोई आवश्यकता नहीं थी। सलमान खान को भी थ्रेट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो AK-47 खुद ही अपने घर में रख लेगा। लेकिन फिल्मों का प्रोपेगेंडा होता है जो आतंकवादी को इसी प्रकार से भटका हुआ युवा या फिर पीड़ित, प्रताड़ित हुआ व्यक्ति दिखा करके पूरी की पूरी छवि बदलने का काम करती है। जिस प्रकार से इमराना को बताया जा रहा है कि 2013 में वो परेशान हुई इसलिए उसने बम बनवाए। आप ये बताइए कि जिनके घरों के बालक मरे, सचिन के शरीर पर पोस्टमार्टम में तकरीबन 17 घाव थे और गौरव के शरीर पर 15 घाव थे। क्या उनके परिवारों ने बम बनवाए? क्या उन्होंने कभी AK-47 रखी? या उन्होंने हल्द्वानी की तरह परेशान होकर के पुलिस तंत्र पर उस जमाने में अखिलेश यादव की पुलिस पर इस प्रकार का हमला किया था? क्या नहीं किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी लेकिन उसके ऊपर भी मुसलमानों ने पथराव किया था और उसके उलट आजम खान ने मुस्लिम जो अपराधी थे उनको छुड़वा करके जो हिंदू थे, लोग बेगुनाह लोग थे, उनको जेलों में ठुसवाया था, जिसके बाद में आकर के योगी जी ने 19 में सबको बाहर निकलवाया था। जितने भी हिंदू लोग, हमारे बच्चे जेलों में बेगुनाह ही बंद करवाए गए थे। क्या आज तक किसी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू ने AK-47 उठाई? क्या उन्होंने कभी टाइम बम बनवाए और उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को या फिर देश के किसी भी मुसलमान को मारने का प्रयास किया? क्या नहीं किया। लेकिन चाहे वो न्यूज़ लॉन्ड्री हो, चाहे फिर वो संजू फिल्म बनाने वाली बॉलीवुड या दाऊदवुड की टीम हो और या फिर इमराना को पीड़ित, दबलित, कुचलित दिखाने वाले न्यूज़ पोर्टल्स हों, ये सारे के सारे लोग केवल और केवल हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को हम देख करके भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुलकर के बोलने की हमारी चेष्टा तक नहीं होती। और दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और इसी कारण से एक आशा की किरण मैंने 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह लिखी ताकि आपको वो सारे के सारे लूप होल्स बता सकूं,
वो सारे घाव दिखा सकूं, घुन की तरह, जहां से बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को घुन की तरह निगल चुकी है कुछ लोगों की टीम पूरी मिल करके, वो सारी चीज़ें दिखा सकूं, ताकि आपके दिमाग से ये भव्य और दिव्य भारत की जो छवि बनी हुई है उसके बाह्यावरण से अंदर घुस करके भी कुछ देखने के लिए मजबूर कर सकूं। नरेंद्र मोदी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से ट्रोल ही कर दिया। नरेंद्र मोदी कल की धाम की जो शिलान्यास कार्यक्रम था उसमें गए हुए थे। आपको पता ही है कि प्रमोद कृष्णम आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और शिलान्यास कार्यक्रम अपने यहाँ पर उन्होंने संभल में रखा था। नरेंद्र मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, जिस प्रकार से सुदामा को उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उसी प्रकार से प्रमोद कृष्णम को भी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे। और देखिए आज नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई, उन्होंने माइक पर खड़े होकर के कहा कि अगर आज का जमाना होता, श्री कृष्ण सुदामा होते, सुदामा जी अपने प्रेम से विवहल में श्री कृष्ण जी के लिए कुछ चावल के दाने किसी पोटली में लाकर के श्री कृष्ण जी को दे देते और इस टाइम पर कोई वीडियोग्राफी कर रहा होता और वो हमारे माननीय कोर्ट को मिल जाता, तो उसी पर जजमेंट आ जाता कि ये सुदामा ने जो 2-4 चावल के दाने श्री कृष्ण जी को दिए हैं, ये किसी फेवर के लिए दिए हैं ताकि कृष्ण जी उनका कोई काम करवा सके। ये जो उन्होंने बात कही है, इसको अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने हमारे माननीय कोर्ट को रीट्रोल कर दिया। सीधा सा स्पष्ट सा जवाब यही था कि जिस प्रकार से कोर्ट को यह लगता है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसके एवज में जो धनराशि जाती है, उसके ही एवज में कुछ ना कुछ सरकार उनके कार्य भी करती होगी, जबकि कार्यकर्ता अपने प्रेम के चलते वाइट में कोई बैंक के थ्रू मनी वहां तक भेजते हैं। हालांकि इस पर हमने भटके हुए युवा 5 में एक विस्तृत चर्चा की है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपना खेल खेलने का तरीका ही अलग है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।